हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेघ आए कविता का भावार्थ आज की इस वीडियो में हम करेंगे। इसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कविता में है क्या। तो मेघ आए प्रकृति सौंदर्य की कविता है। इसमें मेघों को सजे समरे अतिथि यानी दामाद के समान दिखाया गया है। मेघ मतलब बादल होता है। मेघों के आने से हवाएं मस्ती से चलने लगीं, घरों के खिड़की दरवाजे खुलने लगे, मानो गांव में कोई शहरी अतिथि आया हो। पेड़ उचक उचक कर देखने लगे, आंधी ऐसे जोर से चली मानो कोई ग्रामीण बाला घाघरा उठाई दौड़ पड़ी हो। ग्रामीण बाला का मतलब गांव की मनचली लड़की। नदी उसे देखने के लिए मानो ठहर गई हो। पीपल का बूढ़ा पेड़ मानो बादलों से शिकायत करने लगा कि वे बरसों बाद आए हैं। कौन? यानी कि अतिथि के रूप में बादल। लताएं ओट में छिपने लगी, तालाब प्रसन्न होकर हिलने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। अचानक रिमझिम बूंदें बरसने लगी। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया है कवि ने इस कविता के माध्यम से। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम जानेंगे कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में सन 1927 में हुआ। इनकी मृत्यु 1983 में हुई। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की और कॉलेज की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इन्होंने अध्यापक बनकर शिक्षण कार्य भी किया, आकाशवाणी में भी कार्य किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं या फिर रचनाएं हैं, जैसे काठ की घंटियाँ, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। इसके अलावा इन्होंने उपन्यास, नाटक और कहानियां भी लिखी हैं। आज हम बात करेंगे मेघ आए। काफ़ी अच्छी कविता है। इसका सार मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। प्रकृति सौंदर्य पर आधारित ये कविता है, जिसे हमने लिया है क्षितिज कक्षा 9 से। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन मतलब अतिथि। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कहते हैं कि लोग बादल बड़े सज धज के और सुंदर वेश धारण करके आ गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि शहर से कोई मेहमान आया हो, और उनके आने से आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जब बादल आते हैं आसमान में तो उनको भगाने के लिए तेज हवा चलने लगती है। आपने देखा होगा, ये नेचुरल होता है, ठीक। और जब हवा चलती है तो क्या होता है, खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यही कह रहे हैं कि खिड़की दरवाजे खुलने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि नए मेहमान को देखने के लिए लोग बाहर आने के लिए आतुर हैं। किसको देखने के लिए? मेहमान रूपी बादल को, ठीक। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर की। वे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मेघ रूपी अतिथि आए हैं। कहाँ से? शहर से, यानी कि बहुत दूर से आए हैं, और उनको देखने के लिए खिड़की और दरवाजे ऑटोमेटिक खुलने लगे हैं। गली गली मतलब हर गली हर दरवाजे पर ये
देखने को मिल रहा है। ठीक, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो मेघ किस तरह से आए हैं? बन ठन के, संवर के, सजे संवरे, कई कलर के। कई बार होता है मेघ बहुत काले होते हैं, कई बार होता है थोड़े धुंधले टाइप के होते हैं, कई बार सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो कई रंगों के मेघ होते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आकाश में सज गए हैं, हवा भी मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं और सब ओर बादलों के बरसने की चाह है। उम्मीद है कि अब बादल बरसेंगे। अगला काव्यांश है, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यह उचकाए का मतलब होता है ऊंची किए हुए। इस तरह से हम अपनी गर्दन को ऊंचा करके देखते हैं। घाघरा मतलब गांव की स्त्रियां अपना पहना जाने वाला एक भारी वस्त्र। ठीक है, इस तरह से हम उठा के भागते हैं अपने वस्त्रों को ताकि गिर ना जाए। वाकी मतलब तीखी नज़र, वहाँ की चितवन का मतलब होता है तीखी नज़र। ठिठकी मतलब हैरान होकर रुकी। तो कवि कहते हैं कि पेड़ झुककर झांकने लगे, गर्दन उचकाए। जब बादल आकाश में सच समर कर आ गए हैं तो क्या हुआ? सबसे पहले तो आंधी चलने लगी और आंधी चलने की वजह से पेड़ क्या हुए? झुक गए। ऐसा लग रहा है जैसे कि वे अपनी झुकी हुई गर्दन को उचकाकर मेघों को ताक रहे हैं, झांक रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए। अब जब हवा चलेगी तो जाहिर है आंधी भी आएगी। और आंधी किस तरह से चल रही है, कैसा लग रहा है उसको देखकर? जैसे कि वो अपना घाघरा उठाए भाग रही हो, सेम उस तरह से जिस तरह से स्त्रियां अपने वस्त्र को थोड़ा सा उठाकर भागती हैं। ग्रामीण स्त्रियां खास तौर पर, यहाँ पर ग्रामीण बाला का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आगे है, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके। वे कहते हैं कि नदी मेघों को तिरछी नज़रों से देखकर ठिठक गई है। ऐसा लग रहा है रुक गई। ठिठक जाना मतलब रुक जाना अचानक से। ठीक है, और स्त्रियों ने अपने घूंघट खोल दिए हैं। अब जबकि इस तरह से ये नज़ारा होता है तो नदी का पानी क्या होता है? एकदम से ठहर जाता है। ठीक है, और स्त्रियों ने अपने सर का घूंघट सरका कर, खिसका कर किसको देखना है? देखना चाहा है मेघों को, बादलों को। ठीक है, तो एंड में कवि यही कहते हैं कि देखो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मेघ आकाश में सुशोभित है, मतलब अपनी शोभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हवा के कारण पेड़ नीचे को झुक गए हैं, धूल भरी आंधी चलने लगी है। ऐसे समय में नदी का मोड़ बड़ा सुहाना लग रहा है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है कवि ने। काव्यांश नंबर 3, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। जोहार की मतलब आदर पूर्वक नमस्कार करना, शुद्धि मतलब याद, अकुलाई मतलब प्यास, ओट होना मतलब छिपना,
किवाड़ मतलब दरवाजा, हर्षाया मतलब खुश हुआ, ताल मतलब तालाब और परात मतलब थाल जैसा बड़ा बर्तन। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल सच समर कर आ गए हैं और उन्हें देखकर बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि बादलों का झुककर नमस्कार किया। किसने? बूढ़े पीपल ने। बरस बाद सुध लीनी गर्मी से व्याकुल लता किवाड़ के पीछे छिपकर मानो उल्हाने के स्वर में बोली। कौन बोली? लता। लता जो सर्पीले आकार की जो लताएं होती हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, बेल जिसे हम कहेंगे। तो किवाड़ के पीछे छिपकर लता क्या बोलती है? रे मेघ, तुमने तो बरस भर बाद हमारी सुध ली। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, और गांव का तालाब मेघ के आने की खुशी में आनंद मग्न होकर पानी की परात भर लाया। ठीक, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। आशय यह हुआ कि वर्षा ऋतु है। मेघ आकाश में सजे हुए हैं। पीपल का पुराना वृक्ष ठंडी हवा के झोंकों से झुक गया है। लताएं प्यासी पानी बरसने की आशा से खुश हैं। तालाब का पानी भी आज लहरें ले रहा है। सारी प्रकृति, चारों तरफ का वातावरण बहुत प्रसन्न है, खुश है मेघों के आगमन से, और सभी दिल से उसका स्वागत कर रहे हैं। किसका? मेघों का और वर्षा ऋतु का। काव्यांश नंबर 4। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बन ठन के शवर के। क्षितिज होता है जहाँ धरती और आकाश एक जैसे प्रतीत होते हैं, मतलब मिलते हैं। अटारी का मतलब होता है पक्की इमारत या महल, मतलब छत होता है। गहराई मतलब छा गई। दामिनी का मतलब होता है बिजली, गांठ खुल गई मतलब प्रकट हो गया। बांध मतलब सेतु। ओके, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल इस तरह सघन होकर छा गए हैं। सघन का मतलब होता है एकदम घने। चारों तरफ से आकाश में बादलों ने अपना घेरा जमा लिया है, जम गए हैं, स्थिर हो गए हैं। क्यों? बरसने के लिए। ऐसा लग रहा है उन्हें देखकर जैसे कि बादल रूपी अतिथि के आगमन पर अटारी पर, इट मीन्स छत पर, लोगों का जमघट लग गया हो। बिजली चमकने लगी है और कह रही है, ओ बादलों क्षमा करो, हमारे भ्रम की गांठ खुल गई है। यानी कि हमें भ्रम था कि तुम नहीं बरसोगे, पर अब तुम बरस पड़े हो। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, और झरझर की आवाज में तुम्हारा प्रेम उमड़ पड़ा है। मूसलाधार बारिश होती है तो उसकी जो आवाज़ है और उसकी जो तेज धार है बहुत अच्छी लगती है, खासकर मुझे तो, ठीक है। तो मूसलाधार वर्षा के रूप में मिलन के आंसू ढुलक चले हैं। ठीक इस प्रकार वर्षा के बादल सच समर कर आकाश में छाए हैं। यानी कि आकाश में दूर तक बादलों का जमघट लगा है, जमाव लगा है, और अब वे मूसलाधार वर्षा के रूप में बरस पड़े हैं। तो यहाँ कविता समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।